आज का जो सबसे पहला टॉपिक है, ठीक है, आज का जो सबसे पहला टॉपिक है वो है क्या, एंडोथर्मिक रिएक्शन एंड एक्सोथर्मिक। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन की। किसकी बात करते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तो ये जो वर्ड है एक्सोथर्मिक, ठीक है ना, ये जो वर्ड है एक्सोथर्मिक, ठीक है, इसका क्या मतलब है? तो एक्सो ये दो वर्डों से मिलकर बना हुआ है, एक्सो प्लस थर्मिक। एक्सो और प्लस में थर्मिक। ये जो वर्ड है एक्सो, इसका मतलब होता है एग्जिट होना। ये जो वर्ड है एक्सो, इसका मतलब क्या होता है? एग्जिट होना। और थर्मिक का मतलब क्या होता है? हीट। ये जो वर्ड है एक्सो और एक थर्मिक, दोनों कंबाइन होके क्या बनाते हैं? एक्सोथर्मिक। तो जब हम एक्सो की बात करते हैं तो एक्सो का मतलब क्या होता है? एग्जिट। और थर्मिक का मतलब क्या होता है? हीट। एक्सो का मतलब क्या होता है? एग्जिट। और थर्मिक का मतलब क्या होता है? हीट। ठीक है। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट क्या हो रही हो? एग्जिट हो रही हो। एग्जिट मीन्स व्हाट? इवॉल्व हो रही हो। एग्जिट का मतलब क्या? इवॉल्व हो रही हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल की यदि हम बात करते हैं, तो जैसे मान लीजिए कि एक मैं इक्वेशन लिख रहा हूं। हम एक रिएक्शन लिख रहे हैं, N2 नाइट्रोजन, N2 प्लस 3H2 gives to अमोनिया। जब नाइट्रोजन हाइड्रोजन से कंबाइन होता है तो क्या बनाता है? तो बनाता है अमोनिया। ठीक है, 2NH3। और प्लस में इस रिएक्शंस के अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में क्या प्रोड्यूस होती है? हीट प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन है ये क्या हो जाएगा? एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगा। मैं और एक यदि इक्वेशन की बात करूं, एक और इक्वेशन यदि मैं लिखूं तो मैं आपको दिखाता हूं। मैंने शायद पहले भी बताया होगा इस रिएक्शन के बारे में भी। क्विक लाइम। क्विक लाइम का क्या फॉर्मूला होता है? CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, जब इसके अंदर वाटर को मिक्स किया जाता है, जब कैल्शियम ऑक्साइड में क्विक लाइम के अंदर वाटर को मिक्स किया जाता है तो सिलेक्ट लाइम का फॉर्मेशन होता है, यानी कि CaOH का फॉल्ट वाइज। और बहुत ज्यादा मात्रा में, बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन में हीट प्रोड्यूस होती है। बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन में क्या प्रोड्यूस होती है? हीट प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो वो रिएक्शन जिसमें क्या हो, हीट प्रोड्यूस होती है, उस रिएक्शन को अब क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। वो रिएक्शन जिसमें क्या होती है? हीट प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो द रिएक्शन, डेफिनेशन क्या लिखेंगे? द रिएक्शंस in which heat is produced are called क्या? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। आर कॉल्ड क्या? एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। इसको हम क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शंस बोलते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट इक्वेशन की, जिसका नाम क्या है? एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन, तो मैंने हेडिंग डाला एंडो और थर्मिक, एंडोथर्मिक रिएक्शन। यदि हम एंडोथर्मिक रिएक्शंस की बात करते हैं तो ये भी दो वर्डों से मिलकर बना हुआ है, एक एंडो और दूसरा क्या? थर्मिक। ठीक है, वन इज एंडो एंड सेकेंड वन इज थर्मिक। तो एंडो प्लस थर्मिक मीन्स पर व्हाट? हीट का अंदर आना, हीट हाँ, का एंटर मीन्स होना। मीन्स एंडोथर्मिक, मीन्स एंडोथर्मिक। अब यदि हम बात कर लेते हैं एंडो का, तो एंडो मीन्स व्हाट? एंडो मीन्स व्हाट? एंडो मीन्स एंटर होना। एक वर्ड है एंडो एंड सेकेंड वन इज थर्मिक। ठीक है, और दोनों कंबाइन होकर क्या बनाते हैं? एंडोथर्मिक। जिसमें एंडो का क्या मतलब है?
इसमें एंडो का मतलब है एंटर होना। एंडो का क्या मतलब है? एंटर। एंटर। और थर्मिक मीन्स व्हाट? हीट। थर्मिक मीन्स व्हाट? हीट। तो अभी अभी आपने एक इक्वेशन लिख लेते हैं, एक इक्वेशन लिख लेते हैं। तो यहाँ पे भी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मैंने एक एग्जांपल लिया, PB NO3 होल ट्वाइस लेड नाइट्रेट प्लस हीट। इसको आपने हीट दिया, हीट एंटर कराई इस रिएक्शन में, और इसने आपको क्या प्रोड्यूस करके दिया? इसने आपको प्रोड्यूस करके दिया PbO, PbO प्लस NO2। ये इक्वेशन ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, NO2 एंड प्लस O2। ठीक है, ये इक्वेशन बैलेंस भी है। तो अभी आप यहाँ पर देख रहे हैं हो क्या रहा है कि लेड नाइट्रेट जब हीट के प्रेजेंस में ब्रेक डाउन हो रहा है, ठीक है, जब इसमें हीट एंटर हो रही है तो ये लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में ब्रेक हो रहा है। तो इस रिएक्शन के अंदर हो क्या रहा है? इस रिएक्शन के अंदर हीट एंटर कर रही है, और इसके अंदर हीट क्या हो रही थी? एग्जिट हो रही थी। एंटर मींस व्हाट? हीट इसके अंदर एब्सॉर्ब कर रही है। जब लेड नाइट्रेट, when lead nitrate absorb heat, it decomposes into lead oxide, nitrogen dioxide and oxygen। ठीक है, नेक्स्ट की यदि मैं बात करूं, मैं एक और इक्वेशन की बात करूं, तो मैंने लिया कैल्शियम कार्बोनेट, जस्ट वेट, कैल्शियम कार्बोनेट, और मैंने इसको हीट दिया। ठीक है, जब मैंने इसको हीट दिया तो ये ब्रेक हो गया किसके अंदर? कैल्शियम ऑक्साइड। it decomposes into calcium oxide and carbon dioxide when calcium carbonate absorb heat, it decomposes into calcium oxide and carbon dioxide। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि जो हीट है वो इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड में है, और यहां पर यानी कि रिएक्टेंट साइड में है। इसका मतलब ये हो रहा है कि ये हीट को एब्सॉर्ब कर रहा है, जबकि एक्सोथर्मिक वाले पार्ट में क्या हो रहा है कि हीट जो है वो प्रोडक्ट साइड में है। दैट मीन्स ये कि हीट यहाँ पर क्या हो रही है? इवॉल्व हो रही है, मतलब बाहर निकल रही है, और यहाँ पर क्या हो रहा है? हीट अंदर की तरफ ली जा रही है, मतलब एब्सॉर्ब किया जा रहा है, इसलिए ये रिएक्टेंट साइड में। ठीक है, तो यहाँ पर डेफिनेशन क्या होगी? द reactions in which heat is absorbed is called what? Endothermic, is called endothermic reactions, is called endothermic reactions। बच्चे थोड़ा सा ना कंट्रोल क्या करो, टॉपिक एटलीस्ट कंप्लीट होने दिया करो, बीच में मत बोला करो सर सर सर, ऐसे ना डिस्टरबेंस होती है। अब बोलो कि क्या डाउट था, बोलिए, जिसका जो डाउट था पूछिए। सर हम उसके बारे में पूछ रहे थे सर, ये वाली इक्वेशन में लिख सकते हैं CaCO3, सर आपने बता दी पर यही। हाँ, मैं बता रहा हूँ ना, एक्चुअली में होता है क्या है कि आपका कोई डाउट ही नहीं रहेगा यदि आप पेशेंसली सुनेंगे ना मेरी बात को, क्योंकि मुझे पता होता है कि बच्चा जो है ना, बच्चे इतने साल से पढ़ाने का यही तो फायदा है ना कि एक्सपीरियंस होता है, हमें पता होता है कि बच्चे का डाउट क्या है। ठीक है, तो आपका ना डाउट तो आएगा ही नहीं, थोड़ा सा बस खाली पेशेंस, टॉपिक के ना कंप्लीट होने का पेशेंस करो। अब आप टॉपिक के बीच में भी पूछ लो कि सर इसमें भी ये होगा क्या, पता मैं आपको बता ही दूं, तो आपका डाउट ही ना आए। ठीक है ना, तो वो डिस्टर्बेंस नहीं हो गया। स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चे, हाँ स्क्रीनशॉट लीजिए। सर हीट का केमिकल फॉर्मूला होता है? किसका फॉर्मूला होता है? सर हीट का कोई केमिकल फॉर्मूला होता है? नहीं, हीट का कोई केमिकल फॉर्मूला नहीं होता। हीट का केमिकल फॉर्मूला होता तो बच्चे केमिकल फॉर्मूला लिखते ना। हीट क्या है? हीट तो एनर्जी है, ठीक है ना, और एनर्जी का कोई केमिकल फॉर्मूला नहीं होता है, ये कोई सब्सटेंस नहीं है। डन? यस। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा बच्चे, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है कोरोजन। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज कोरोजन। तो जब हम कोरोजन की बात करते हैं, ठीक है, जब हम कोरोजन की बात करते हैं, CO
ROSSION, स्पेलिंग ठीक है? कोरोजन, ठीक है। तो कोरोजन क्या होता है? देखिए, कोई मेटल है, कोई भी मेटल है, पहले समझिए, कंसेप्ट समझिए, देन उसके बाद मैं आपको डेफिनेशन बताऊंगा। कोई भी मेटल है, कोई भी मेटल हो सकता है, इट में बी आयरन, इट में बी एल्यूमिनियम, इट में बी एनी अदर मेटल्स, इट में बी सिल्वर, इट में बी गोल्ड, लेड, एनीथिंग, ठीक है, कोई भी मेटल हो सकता है, ठीक है। तो हमने एक मेटल लिया और उस मेटल को हमने, ये मेटल जब रिएक्ट करता है, ठीक है, ये जब रिएक्ट करता है, किससे रिएक्ट करता है? जब ये रिएक्ट करता है, मान लीजिए ये रिएक्ट कर रहा है, किससे रिएक्ट कर रहा है? इट में बी एयर से, ये एयर से रिएक्ट कर सकता है, ये रिएक्ट कर सकता है वाटर से या मॉइस्चर से, किसी भी चीज से। वाटर या मॉइस्चर एक ही बात है, मॉइस्चर से, या फिर किसी एसिड से, या फिर किसी एसिड से। तो होता क्या है, जब ये इन सभी चीजों से रिएक्ट करता है तो ये ना कोरोइड हो जाता है, ठीक है। ये क्या हो जाता है? इसका रिजल्ट क्या आता है कि जब मेटल किससे, इन सब चीजों से रिएक्ट करते हैं तो क्या हो जाता है? कोरोइड हो जाता है। अब आप कहोगे कोरोइड का क्या मतलब? तो कोरोइड का मतलब इसके ऊपर एक लेयर चढ़ जाती है, इसके ऊपर क्या हो जाती है? एक लेयर बन जाती है, ठीक है। इस मेटल के ऊपर क्या होता है? एक लेयर बन जाती है। और इस फिनोमेनन को, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कोरोजन, ठीक है। मेटल तो कोरोइड होता है, ठीक है, लेकिन प्रोसेस क्या कहलाता है? कोरोजन कहलाता है। तो क्या हम लिखेंगे यहाँ पे डेफिनेशन की? जब हम बात करेंगे तो डेफिनेशन हम लिखेंगे यहाँ पर कि व्हेन metals react with what? React with air, water और एयर, वाटर और एसिड, मतलब किसी भी एक चीज से, इसलिए और लिखा है मैंने, या तो एयर, या तो वाटर, या तो एसिड। इट बिकम्स corroid, it becomes corroid, and this phenomenon is known as, and this phenomenon phenomenon means what? Process. This process is known as corrosion. For example, rusting of iron. For example, rusting of iron. लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जब जंग लग जाता है, आयरन जब रस्ट हो जाता है, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? कोरोजन। आयरन क्या हो गया? आयरन कोरोइड हो गया, लेकिन ये जो प्रोसेस था ये क्या कहलाता है? कोरोजन कहलाता है। तो ये आपका एग्जांपल हो गया रस्टिंग ऑफ आयरन। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये आता है कि किसी भी मेटल के, कोई भी मेटल कोरोइड ना हो, ठीक है, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? क्या प्रिवेंशन कर सकते हैं? क्या बचाव कर सकते हैं? तो हम यहाँ पर देखते हैं प्रिवेंशन। किस चीज का प्रिवेंशन? कोरोजन का। तो प्रिवेंशन, सर ग्रीसिंग, ऑयलिंग। प्रिवेंशन फ्रॉम कोरोजन, प्रिवेंशन फ्रॉम कोरोजन। तो हम देख लेते हैं कि प्रिवेंशन फ्रॉम कोरोजन में क्या होता है। प्रिवेंशन फ्रॉम कोरोजन, अच्छा, तो प्रिवेंशन मीन्स व्हाट? प्रिवेंशन मीन्स बचाव, मतलब लोहे पर जंग ना लगे या कोई भी मेटल कोरोइड ना हो, इसके लिए आप क्या क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ऑयलिंग कर सकते हैं। बच्चे सुन लीजिए, आप सुनेंगे तो सारी चीजें मैं बता दूंगा। तो प्रिवेंशन फ्रॉम कोरोजन की जब हम बात करते हैं कि लोहे पर जंग न लगे या किसी भी मेटल के ऊपर जंग ना लगे, उसका रस्टिंग ना हो, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? तो इसके लिए हम कुछ बेसिक चीजें कर सकते हैं जो आप अपने डेली लाइफ में भी करते हो, आप अपने घरों में करते हो। घरों में आपके आयरन का गेट होता है, विंडो होती है आयरन की, है ना। तो ये आप उनके ऊपर कुछ ना कुछ ऐसी चीजें अप्लाई करते हो जिससे कि उनके ऊपर जंग ना लगे, उनका रस्टिंग ना हो, यानी कि उनके ऊपर कोरोजन ना हो। अब हम बात करेंगे वो क्या क्या करते हैं। ये जो टॉपिक है कोरोजन का, ये 3rd चैप्टर में भी आएगा, ठीक है। तो प्रिवेंशन जो है बेसिकली यहाँ सिर्फ डेफिनेशन है, प्रिवेंशन है ही नहीं इस चैप्टर में। मैं थोड़ा सा बस आपको इंट्रो दे रहा हूँ। डिस्क्रिप्शन में आपको चैप्टर 3rd जब पढ़ाऊंगा तो वहां पर मैं आपको डिस्क्राइब करके बताऊंगा। यहाँ पर सिर्फ मैं नेम बताऊंगा और उनका डिस्क्रिप्शन जो है वो मैं वहां पर दूंगा। जैसे एक बच्चे ने अभी बोला था, आपने सुना होगा इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो है मैं यहाँ पर सिर्फ नाम लिखूंगा,
जो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा इलेक्ट्रोप्लेटिंग, वो मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको चैप्टर 3 में, ठीक है, क्योंकि फिर टॉपिक कंप्लीट नहीं हो पाएगा, तो मुझे तो इस चैप्टर को भी कंप्लीट करना है ना, तो जो जहां पर है वो वही चीज पढ़ाएंगे। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं सबसे पहला प्रिवेंशन आप क्या कर सकते हैं। पहला जनरल से एक प्रिवेंशन का देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम किसी भी मेटल के ऊपर ऑयल अप्लाई करते हैं। आपने देखा होगा कि हम क्या कर देते हैं, ऑयलिंग कर देते हैं। तो बाय ऑयलिंग आप क्या कर सकते हो, प्रिवेंशन कर सकते हो फ्रॉम रस्टिंग या कोरोजन। तो बाय ऑयलिंग आपने देखा होगा जो साइकिल या बाइक की चेन होती है उसमें ग्रीस लगाई जाती है, ग्रीसिंग करते हैं, ठीक है। या जो क्लच होता है उसमें भी लोहे की तार होती है, ठीक है, तो उसमें हम क्या करते हैं, ग्रीस लगाते हैं। आपको पता होगा, आपने देखा होगा, ये सुना होगा, बाय ग्रीसिंग, ठीक है। उसके बाद आपने देखा होगा कि आप पेंट करते हो, जो लोहे का गेट वेट होता है, खिड़कियां होती हैं, उनके ऊपर पेंट करते हो कि उसके ऊपर जंग ना लगे, तो बाय पेंटिंग, बाय पेंटिंग। ये तीन चीज तो एक नॉर्मल सा प्रोसेस है। अब आते हैं कुछ टेक्निकल टर्म्स की। बाय गैल्वेनाइजेशन, तो गैल्वेनाइजेशन का मतलब होता है कि किसी भी मेटल के ऊपर यदि आप जिंक की लेयर, गैल्वेनाइजेशन, जिंक की लेयर यदि आप कोटेड कर देते हो, जिंक से कोटेड कर देते हो, मतलब एक बहुत सी थिन लेयर की यदि आप प्लेट चढ़ा देते हो उस मेटल, जैसे सपोज दैट कि ये जो पेन है, दिस पेन इज मेड अप ऑफ आयरन आर्टिकल। ये जो पेन है ये एक लोहे के मेटल से बना हुआ है, आयरन के मेटल से बना हुआ है। तो अब यदि ये एयर में जाएगा या ये वाटर से रिएक्ट करेगा तो ये क्या हो जाएगा, कोरोड हो जाएगा, इसके ऊपर जंग लग जाएगा। तो हमने क्या किया, हमने एक जिंक की लेयर ली और इसके ऊपर जिंक की प्लेटिंग कर दी, थिन प्लेटिंग कर दी हमने जिंक की, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड क्या, गैल्वेनाइजेशन, क्योंकि जिंक एक ऐसा मेटल है जिसके ऊपर जंग नहीं लगता है, ठीक है। तो ये हो गया गैल्वेनाइजेशन। उसके बाद हो गया इलेक्ट्रोप्लेटिंग, बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग, बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ठीक है, बाय making alloy, by making alloy. Next point is by making alloy हो गया, and next is by anodizing, by anodizing। तो ये कुछ मेथड्स हैं, ठीक है, और भी मेथड्स हो सकते हैं, ETC लिख देते हैं यहाँ पर, और भी कुछ मेथड्स हो सकते हैं। ये कुछ मेथड्स हैं, जनरल मेथड्स हैं, जिनके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, हम प्रिवेंट कर सकते हैं किसी भी आयरन आर्टिकल को या किसी भी ऐसे मेटल को जो कोराइड हो सकता है, जिसके ऊपर जंग लग सकता है, इन मेथड्स के थ्रू, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड द प्रिवेंशन फ्रॉम कोरोजन। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, हमारा रेंसिडिटी। तो जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सर। हाँ जी, सर हाँ जी, आपने कोरोजन की स्पेलिंग गलत लिखी है। किसकी, कोरोजन, क्या गलत लिखी है? कोरोजन की स्पेलिंग सर CORROSION होती है। ओके, तो करेक्ट कर लो, कोई नहीं, करेक्ट कर लेते डेफिनेशन उसको, स्पेलिंग को, इसमें कौन सा बड़ा इशू है। CORROSION, ठीक है, कोरोजन। और एक यहाँ पे कर दो चेंज, CORROSION, कोरोजन। और यहाँ पर एक करेक्ट कर देते हैं, इरेजर, इसको हटा देते हैं, और यहाँ पर CORROSION। अभी ठीक है, करेक्ट है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बच्चे, वो है रेंसिडिटी। तो नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। Rancidity. Next topic is rancidity. Rancidity. तो rancidity की बात कर रहे हैं। क्या होता है rancidity?
पहले मैं आपको कंसेप्ट समझाता हूँ रेंसिडिटी होता क्या है, ठीक है। अच्छा मुझे एक बहुत छोटी सी बात बताइए, आपके घर में कच्चे चावल रखे हुए हैं कच्चे चावल जो आप बाजार से खरीद के लेकर आते हैं, यस ठीक है। यदि आप उनको कई सालों तक भी ऐसे रखेंगे ना तो वो कभी खराब नहीं होते, लेकिन यदि आप उन चावल को पका दें, ठीक है, उन चावल को यदि आप खाने के लिए पका लें तो अगले दिन यदि आप 24 घंटे के अंदर अंदर स्पॉइल हो जाता है, उसका जो टेस्ट है वो खराब हो जाता है, उसमें से स्मेल आने लगती है। क्या मैं सही कह रहा हूँ? यस सर। यस सर। ठीक है। ऐसा ही क्या दालों के साथ भी होता है कि यदि आपके घरों में कच्ची दाल रखी हुई हो, चाहे वो अरहर की हो या मसूर की हो या व्हाटएवर कोई भी दाल हो आपके घर में रखी हुई हो, और आप उनको क्या करते हैं, पकाते हैं, खाते के टाइम आप उनको क्या करते हैं, पकाते हैं। तो जब आप उनको पका देते हैं तो वो 24 आवर्स के अंदर वो स्पॉइल हो जाती है, मतलब उसमें से स्मेल आने लगता है, उसका टेस्ट जो होता है वो बेकार हो जाता है, ठीक है, बात सही है। लेकिन यदि आप उनको घरों में रखें विदाउट पकाए हुए तो वो क्या नाम है कि सालों साल, ठीक है, दाल जो है वो सालों साल तक चल सकती है। ऐसे ही सब्जी के साथ होता है, आप बाजार से सब्जियां खरीद के लेकर आते हैं और आप अपने फ्रिज में रखते हैं, मतलब मुझे लगता है कि 1 वीक जो है वो खराब नहीं होता फ्रिज के अंदर, लेकिन यदि आप पका दें तो अगले दिन यानी कि 24 आवर्स के अंदर अंदर वो जो है वो सब्जी पकाने के बाद जब आप उसको कुकिंग कर देते हैं, उसको कुक्ड कर देते हैं फूड को, तो वो जो होता है वो खराब हो जाता है, ठीक है, ऐसा ही होता है। जानते हो ऐसा क्यों होता है? जानते हो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब आप दाल बनाते हैं या फिर सब्जियां बनाते हैं या चावल बनाते हैं उस टाइम पर उसके अंदर फैट रिलीज होता है, ठीक है, क्योंकि जब आप सब्जियां बनाते हैं तो उसके अंदर क्या नाम है कि आप ऑयल डालते हैं, ठीक है, और ऑयल जो है वो एक फैट, ऑयल से आपको फैट कंज्यूम होता है, आपको पता है सब्जियां बनाते टाइम, दाल बनाते टाइम उसके अंदर ऑयल डालते हैं, चावल बनाते टाइम उसके अंदर से फैट रिलीज होता है, ठीक है। तो उसके अंदर क्या होता है, फैट रिलीज होता है, और जब उसके अंदर से फैट रिलीज होता है तो कोई भी यदि फैट एंड ऑयल कंटेनिंग फूड है, फैट एंड ऑयल कंटेनिंग फूड आइटम, कंटेनिंग फूड आइटम, सॉरी फूड आइटम्स, ठीक है, कोई भी ऐसी चीज है जिसके अंदर ऑयल है और या फैट है, और वो जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ जब ये रिएक्ट करता है तो ये क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है, फूड जो होता है वो क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है, जिसकी वजह से इसका रिजल्ट क्या होता है, इस ऑक्सीडाइज्ड फूड जब ऑक्सीडाइज्ड होता है तो इसका रिजल्ट ये होता है कि उस फूड में से स्मेल आने लगता है, क्या आने लगता है, टेस्ट, जो टेस्ट है उसका, टेस्ट एंड स्मेल बी चेंज्ड, उसमें से बदबू आने लगती है और उसका जो टेस्ट होता है वो क्या हो जाता है, वो खराब हो जाता है, ठीक है, बात आगे समझ में। और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी। तो बहुत सिंपल सा एग्जांपल, बहुत सिंपल सी डेफिनेशन एक लिख देता हूं मैं, व्हेन फैट एंड ऑयल containing food items are react with atmospheric oxygen it becomes oxidized, due to which its taste and smell be changed, and this phenomenon is known as rancidity. हाँ जी बताइए। सर हम जो रेंसिडिटी की डिफाइन है वो ये भी लिख सकते हैं, द कंडीशन प्रोड्यूस्ड बाय एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल इन फूड मार्क्ड बाय अनप्लेजेंट स्मेल एंड
टेस्ट इज कॉल्ड बच्चे रेंसिडिटी। मतलब वही है, चाहे आप वो लिखे या ये लिखे, दोनों का मतलब यही है। ठीक है, मैंने ये जो आपने बोला ये बुकिश लैंग्वेज है, और ये जो मैंने लिखा है ये मेरी डेवलप की हुई लैंग्वेज है। जो मैंने आपको समझाया उसी को मैंने ट्रांसलेट करके इंग्लिश में लिखा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रिवेंशन। ठीक है, किसकी हम बात करते हैं? प्रिवेंशन की बात करते हैं। किसकी प्रिवेंशन? तो रेंसिडिटी की प्रिवेंशन फ्रॉम रेंसिडिटी, प्रिवेंशन फ्रॉम रेंसिडिटी। अब एक चीज बताइए आप मुझे, जब हम प्रिवेंशन की बात करते हैं, किसकी हम बात करते हैं? प्रिवेंशन की बात करते हैं। ठीक है, प्रिवेंशन फ्रॉम रेंसिडिटी। जब प्रिवेंशन की बात करते हैं तो आप खाना खराब ना हो, पका हुआ खाना, ठीक है, खराब ना हो, या कोई भी ऐसा फूड जिसके अंदर ऑयल एंड फैट है, वो खाना खराब ना हो, वो खाने का आइटम, फूड आइटम वो स्पॉइल्ड ना हो, आप उसके लिए क्या क्या करते हैं? तो मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या करते हैं। ठीक है, फ्रिज में। हाँ, आप क्या करते हैं? फ्रिज में रखते हैं। ठीक है, बहुत बच्चे बोल रहे हैं कि सर फ्रिज में रखते हैं हम खाने। ठीक है, यानी कि फ्रिज में क्यों खराब नहीं होता? क्योंकि वहां पर टेम्परेचर जो होता है वो कम होता है। ठीक है, तो फूड शुड बी केप्ट एट लो टेम्परेचर। यदि आप लो टेम्परेचर पे फूड को रखते हैं, फूड शुड बी kept, food should be kept at low temperature, at low temperature. Food should be kept at low temperature, first point. एंड सेकंड पॉइंट की यदि हम बात करें तो आपने गौर किया होगा जो पैक्ड फूड होता है ना, वो इतनी जल्दी खराब नहीं होता, वो इतनी जल्दी स्पॉइल नहीं होता, क्योंकि उसके अंदर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता। ठीक है, उसके अंदर क्या होता है? ऑक्सीजन नहीं हो पहुंच पाता, जिसकी वजह से वो जो फूड होता है वो इतनी जल्दी स्पॉइल नहीं होता। ठीक है, जैसे कि आप मान लीजिए कि जो रैप पैकेट आप चिप्स का पैकेट परचेस करके लेकर आइए, और उसको क्या नाम है कि उसको आप फाड़िए, और आप देखेंगे कि कुछ टाइम के बाद, 1-2 घंटे के बाद ही वो जो है वो चिप्स खराब हो जाएगा। ठीक है, तो वो क्यों हो जाता है? क्योंकि फिर उसके अंदर चूंकि ऑक्सीजन पहुंच चुकी होती है, तो वो क्या कर देता है? उसको ऑक्सीडाइज कर देता है, जिसकी वजह से उसका टेस्ट जो होता है वो खराब हो जाता है। तो फूड शुड बी केप्ट इन एयर टाइट कंटेनर। फूड should be kept, food should be kept in air tight, container. And third point is कि फूड को हमें फ्लश करना चाहिए नाइट्रोजन से। ठीक है, यानी कि हमें फूड के अंदर नाइट्रोजन गैस मिला देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जब हम फूड के अंदर नाइट्रोजन गैस मिलाते हैं, आपने देखा होगा चिप्स के पैकेट में गैस फिलअप होती है। ठीक है, पूरा गैस ही गैस होता है। चिप्स के पैकेट में बस 4 चिप्स होंगे, बाकी का सारा गैस होगा, पैकेट इतना बड़ा होता है वो। ठीक है, तो वो जो चिप्स का पैकेट है उसके अंदर नाइट्रोजन गैस फिलअप है। तो नाइट्रोजन ही क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन गैस जो होती है वो एंटीऑक्सीडेंट होती है, मतलब उसको ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करने देती है। इस वजह से हमें फूड को क्या करना चाहिए? नाइट्रोजन से फ्लश करना चाहिए। तो फूड शुड बी फ्लश्ड with nitrogen. Food should be flushed with nitrogen because nitrogen is an antioxidant गैस। ठीक है, तो यहां तक आपका जो है ये रेंसिडिटी था। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है बच्चे ये कंप्लीट हो गया है। हाँ जी, बताइए। सर मुझे कुछ पूछना है। हाँ, पूछिए। सर वो जो पैक्ड फूड होता है, कभी कभार वो सब जो कप नूडल्स वगैरह होते हैं और पास्ता वगैरह, सर वो भी तो हाफ कुक्ड तो होते ही हैं, लेकिन वो क्यों नहीं खराब होते हैं? हाफ कुक्ड सर कहाँ होते हैं? जो सर वो जो लाते हैं और कहते हैं कि 2 मिनट में बन जाता है, तो वो हाफ कुक्ड तो होते हैं। मैं बताता हूँ ऐसे क्यों होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसके अंदर ऐसे केमिकल्स मिलाए जाते हैं जो उसको नाइट ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करने देते। ठीक है, इस वजह से ऐसा होता है। ठीक है, ऐसे कई सारी केमिकल्स होती है जो एंटीऑक्सीडेंट होती है, और उनको उसके अंदर मिक्स किया जाता है। ठीक है, प्रिजर्वेटिव डाले जाते हैं उसके अंदर, जिनको प्रिजर्वेटिव बोला जाता है।
जो इनको प्रिजर्व करके रखता है। इसलिए आपने देखा होगा ना कि हर एक आइटम की क्या होती है, एक्सपायरी होती है। ऐसा नहीं है कि यदि आपने प्रिजर्वेटिव डाल दिया तो वो लाइफ टाइम तक चलेगा, ठीक है, ऐसा नहीं है, ठीक है। लाइफ टाइम तक नेचुरल चीजें चल सकती है। जैसे मैंने आपको बताया कच्चे चावल, ठीक है, वो आप 10 साल बाद भी यूज करोगे तो वो वैसे ही रहेगा, बशर्ते कि उसको कीड़े ने ना खराब किया हो, ठीक है। तो बाकी वो वैसे ही चलेगा, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जो हाफ कुक्ड फूड है, ठीक है, उनके अंदर क्या होता है, उनके अंदर ये होता है कि उनके अंदर प्रिजर्वेटिव मिलाए जाते हैं, जो प्रिजर्वेटिव जिसकी वजह से उसकी एक्सपायरी होती है कि इतने टाइम के बाद, क्योंकि हर एक प्रिजर्वेटिव का एक टाइम पीरियड होता है कि इतने दिन के बाद उसका जो काम करने की कैपेबिलिटी होगी वो खत्म हो जाएगी, तो उतनी दिन ही उसकी क्या होती है, एक्सपायरी होती है। ठीक है बच्चे, थैंक यू सर। चलिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा शायद आप लोगों ने। यस सर, हो गया। हाँ चलिए, तो अब हम ये क्लास लॉग आउट होने वाली है, एक बार दोबारा से लॉग इन करके आ जाते हैं, देन हम नेक्स्ट एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। इसका हटा देता हूं मैं।